हाँ देखिए, मेटालिक रेडियस जो है ये बेटा केवल मेटल्स के लिए कैलकुलेट की जाती है ना। मेटल या फिर एलॉय के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके नाम में मेटालिक आ रहा है तो ये तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मेटालिक रेडियस जो है ये केवल और केवल हम लोग मेटल्स या फिर एलॉय के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मेटालिक रेडियस इज ओनली कैलकुलेटेड फॉर मेटल्स और एलॉय। मेटल या फिर एलॉय के लिए हम लोग मेटालिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं नीचे वाला, ये किसी मेटल में जो एटम्स है उसका लेयर का अरेंजमेंट दिखाया गया है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि ये एक मेटल का क्रिस्टल है पूरा, ठीक है। और उसकी जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसमें एटम इस तरह से क्या है, पैक्ड है, ठीक है। और मेटल जितने भी होते हैं उसमें उनकी जो पैकिंग होती है वो 3 डायमेंशनली क्लोज्ड पैकिंग होती है। मतलब एटम जो होते हैं वो पूरी तरह से टाइटली फिट होते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए, ये 4 एटम मैंने यहाँ पे कंसीडर किए हैं। ये 4 एटम यहाँ पे दिखाए गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 एटम यहाँ पर है। और ये 4 एटम जो है इनके रिस्पेक्ट में जब अच्छा ये रेडियस निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज करते हैं, है ना। इसके लिए हम लोग कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। उसमें क्या करते हैं कि मेटल की सरफेस पे हम लोग एक्स रेज इंसिडेंट कराते हैं, मेटल की सरफेस पे एक्स रेज इंसिडेंट कराते हैं। और ये जो एक्स रेज होती है वो एटम में जो न्यूक्लियस होता है, देखो एटम में न्यूक्लियस ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका मास बहुत हैवी होता है ना। मतलब हार्ड मास या हैवी मास वाला जो अगर देखा जाए तो वो केवल क्या है, न्यूक्लियस ही है, ठीक है। तो एक्सरेज जो होती हैं वो इनके न्यूक्लियस से कोलाइड होकर वापस आती है, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सरे, इनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एक्सरेज। और ये जो रिफ्लेक्टेड एक्सरेज हैं ये हमें ये जो एटम्स है इनके न्यूक्लियस का जो बीच का ये डिस्टेंस है इसकी वैल्यू हम लोग को दे देते हैं, ठीक है। हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से दो नियरेस्ट न्यूक्लियाई, दो नियरेस्ट नेबरिंग न्यूक्लियाई के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। और जैसे डायग्राम में ये डिस्टेंस दिखाया जाए कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये दो नियरेस्ट, वैसे इसमें और भी डिस्टेंस आएंगी, केवल यही डिस्टेंस नहीं आएगी। जैसे ये 4 एटम मैंने लिए तो इसमें एक तो ये वाली डिस्टेंस हमें मिलेगी जिसको मैंने बोल दिया D1। और अब ये जैसे डायगोनली अपोजिट वाले अगर एटम देखें तो एक ये वाली डिस्टेंस भी हमें मिलेगी। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक हमें हर पॉसिबल डिस्टेंस दे देगी, मतलब उस अरेंजमेंट में न्यूक्लियस के बीच की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिस्टेंस हमें मिल जाएंगी। उसमें जो सबसे कम वाली डिस्टेंस होगी, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी, उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, ठीक है। और वो जो नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस है उसका हम लोग हाफ कर देंगे, उस नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस का हम लोग क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। और हाफ करने पे जो रेडियस आएगी वही उस मेटल की क्या होगी, मेटालिक रेडियस, ठीक है। समझ में आ रही बात। सर फिर से बता दिए। क्या क्या चीज नहीं समझ में आई। सर मेरा कनेक्शन बहुत बेकार हो रहा है। ये जो अभी आपने थोड़ा देर पहले बताया वही बता दिएगा। अच्छा, तो शॉर्ट में कुछ बता कुछ दिए। भी नहीं सुना नहीं, थोड़ा तो दे रहा है, सुना, मतलब कुछ भी। बस नीचे का अभी जो आपने बताया अच्छा वो। अच्छा, देखो शॉर्ट में अच्छा अच्छा अच्छा, लास्ट वाला जो है ना, यस देखो सर, मेन लास्ट चीज वाला। ये है कि जो मेटालिक रेडियस जो होती है मेटल्स के लिए कैलकुलेट की जाती है। और मेटल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक की हेल्प से दो नियरेस्ट न्यूक्लियाई
उसके अरेंजमेंट में बहुत सारे एटम होंगे, कोई एक एटम तो होगा नहीं, उसकी अगर कोई एक लेयर देखो तो उसमें बहुत सारे एटम होंगे, है ना। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से किन्हीं दो नियरेस्ट नेबरिंग एटम के जो न्यूक्लियाई हैं उनके बीच की ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। और इस डिस्टेंस का हम लोग हाफ कर देंगे, तो जो हाफ वैल्यू आएगी वो उस मेटल की क्या हो जाएगी, मेटालिक रेडियस हो जाएगी। ओके सर, आगे सर। है ना, क्लियर होगी। तो इसकी यस सर, बेसिक यस सर। बेसिक फॉर्मूला यही है, रेडियस ऑफ मेटल मतलब मेटालिक रेडियस इज इक्वल टू नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस निकाल के उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, उससे हम लोग को मेटल की रेडियस मिल जाएगी, है ना। लेकिन एक इसमें जो लॉजिकल बात है वो समझने की कोशिश करिए कि ये जो मेटल्स होते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग में मेटल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो ओवरलैप नहीं करता है। इंटरेस्टिंग बात बस यहाँ पे जो सबसे मेन बात है वो ये है कि मेटल में जो एटम्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप नहीं करता है, मतलब मेटल की सरफेस आप समझ सकते हैं ऐसा कि टच कर रही होती है बस, है ना। क्योंकि बेटा अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप होने लगेगा तो वहां पे फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनने लगेंगे, और मेटल्स में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनते हैं, ठीक है। तो मेटल्स में क्या होता है, जैसे दो नियरेस्ट नेबरिंग अगर एटम होंगे भी तो बहुत ज्यादा पास होंगे तो बस उनकी बहुत ज्यादा नजदीक अगर होंगे एक दूसरे के तब भी उनकी सरफेस बस टच कर रही होगी। और ये जो डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे एक्सरे डिफ्लेक्शन टेक्निक से और फिर बेटा उसका हाफ करेंगे तो वो उस एटम की एक्चुअल रेडियस आएगी। यहाँ पे उस एटम की कौन सी रेडियस आएगी, एक्चुअल वाली, है ना। यस लेकिन अगर याद करो जब हम लोग कोवेलेंट रेडियाई पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग बोल रहे थे कि दो एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा ओवरलैप हो जाता है, और वहां पे करते तो यही थे कि न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस निकाल के हाफ वैल्यू करते थे, लेकिन वो हाफ वैल्यू एक्चुअल से थोड़ी सी कम आती थी, है ना। आनी थोड़ी ज्यादा चाहिए थी लेकिन आती थोड़ी कम थी। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि मेटालिक रेडियस की वैल्यू अगर आप किसी सेम एलिमेंट की एक बार आप मेटालिक रेडियस निकालिए मेटल स्टेट में, और अगर वही एलिमेंट अगर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हो किसी दूसरे मॉलिक्यूल में और उसमें आप उसके निकालिए कोवेलेंट रेडियस, तो बेटा जो सेम एलिमेंट की जो कोवेलेंट रेडियस आएगी वो उसी एलिमेंट के मेटालिक रेडियस से हमेशा क्या आएगी, कम आएगी, लेस आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही, क्यों कम आएगी। Yes, यस sir. है ना, क्योंकि कुछ वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो ओवरलैप कर रहा होगा कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, लेकिन वही वही एलिमेंट जब मेटल क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जब वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहा होगा तो उसमें एटम्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप नहीं कर रहा होगा, है ना। तो ये वाली एक्चुअल होगी और कोवेलेंट वाली एक्चुअल थोड़ी कम होगी, है ना। तो हम लोग ये कंपैरिजन में बोल सकते हैं, कभी आपसे पूछा जाए कि कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस में क्या रिलेशन है, मतलब कौन ज्यादा है कौन कम है, तो मेटालिक रेडियस ग्रेटर होगी मैग्नीट्यूड में किससे, कोवेलेंट रेडियस से, ठीक है। तो ये हो गई मेटालिक रेडियस की बात। अब इसके बाद जो थर्ड रेडियस है वो है वांडर वाल रेडियस। वांडर वाल साइंटिस्ट का नाम है, वांडर वाल रेडियस। ये एक साइंटिस्ट है, बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट थे। उन्होंने गैसों के बारे में ऑलमोस्ट मतलब इनकी जितनी भी थ्योरीज है केमिस्ट्री में वो सब गैसों के लिए उन्होंने दिया है। मतलब वांडर वाल जो है उनकी जितने भी थीसिस लिखी थी उन्होंने वो सब उन्होंने गैसों के लिए लिखी थी। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वांडर वाल रेडियस, ये एक्चुअली गैसियस मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड है। ये वाली रेडियस किसके लिए डिफाइंड है, गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइंड है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि गैसों की रेडियस कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो गैसों की रेडियस को निकालने के लिए जो तरीका बताया था वो वांडर वाल जी ने बताया था,
और इस रेडियस को इसीलिए हम लोग वान डेर वाल रेडियस के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है। गैसों में एक बिहेवियर होता है कि गैसों के मॉलिक्यूल बड़ा रैंडम टाइप का मोशन करते रहते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे से कोलिजन करता रहता है, और कोलिजन करने की वजह से उनके जो डायरेक्शन है वो बहुत रैपिडली चेंज होती रहती है, और इस तरह के मोशन को जिगजैग मोशन भी कहते हैं। ठीक है। तो गैसों में जो मॉलिक्यूल का मोशन होता है वो रैंडम जिगजैग टाइप का मोशन होता है। ठीक है। अब समस्या यह है कि हम लोग को अगर मान लो कोई गैस दे दिया जाए, मान लो एक कंटेनर में आपको क्लोरीन गैस फिल करके दे दिया जाए, और बोला जाए कि बताओ इसमें क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल है उनकी रेडियस निकालिए, तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो ये एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि गैसों के मॉलिक्यूल का रैंडमनेस बहुत ज्यादा होता है, बड़ी जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो इनकी रेडियस निकालना गैसियस स्टेट में पॉसिबल ही नहीं होता है। गैसों की रेडियस गैसियस फेस में हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, या हमारे पास ऐसा कोई टेक्निक ही नहीं है जिससे हम लोग गैसों की रेडियस गैसियस फेस में निकाल सकें। तो वान डेर वाल जी ने क्या इसमें तरीका सुझाया कि अगर किसी गैस की रेडियस निकालनी है तो गैसियस फेस में निकालना पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और बहुत जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन वो चेंज करते हैं। ठीक है। उनमें रैंडमनेस बहुत ज्यादा होता है। तो पहले जो गैस है उसको आप लिक्विफाइड कर दीजिए, पहले जो गैस है उसको क्या करिए आप, लिक्विफाइड कर दीजिए। लिक्विफाइड करने मतलब समझ रहे हैं, लिक्विड में Yes, sir. कन्वर्ट कर यस सर। दीजिए। ठीक है। और बेटा जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो उनके गैसों के मॉलिक्यूल जो गैसों गैसियस काइनेटिक एनर्जी जो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। लिक्विड स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल सीज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, रुकेंगे तो नहीं, लेकिन अब जो मोशन कर रहे होंगे लिक्विड फेस में वो थोड़े से स्लो मोशन हो जाएंगे, उतने रैंडम नहीं होंगे जितने गैस फेस में थे। फिर क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे फिर हम लोग इसमें जो टेक्निक वैसे तो यूज करते हैं, काफी मॉडर्न टेक्निक है वो, उसको बोलते हैं ESR टेक्निक बोलते हैं। ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक होती है। खैर वो ये नाम से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है हम लोग को। तो करते क्या हम लोग, इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है उनके उनके मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। जैसे मैं एक डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ये क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल हैं, और T=0 पे हम लोगों ने इनके मोशन को देखना स्टार्ट किया है, और हर एक माइक्रोन सेकंड के इंटरवल में इनके मोशन इनकी पोजीशंस को हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं। ESR टेक्निक से ऐसा कर सकते हैं हम लोग, लिक्विड फेस में कर सकते हैं, गैस फेस में कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। तो अभी मान लो ये गैस के मॉलिक्यूल क्लोरीन एक दूसरे की तरफ कोलिजन करने जा रहे हैं, ये सिचुएशन है। दोनों की वेलोसिटी अभी क्या है, 10-10, अभी मैंने समझाने के हिसाब से 10-10 ले लिया है ना, जैसे थोड़ा सा समझ में आएगी चीजें। फिर अगले ही माइक्रोन सेकंड में, मतलब 10⁻⁻6 सेकंड में, है ना, जब आपने अगली पिक्चर ली, है ना, ESR मेथड से जब आपने नेक्स्ट पिक ली, तो सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आई कि ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा नजदीक आ चुके थे, लेकिन उनकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो गई थी, पहले से देखो कम हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है, वेलोसिटी क्यों कम हो गई? हाँ, हाँ, Sir, यहाँ electronic पे repulsion. यहाँ पे रिपल्शन बोला जाएगा कि जैसे एक का जो न्यूक्लियस है ना, और दूसरे का न्यूक्लियस, पहले दोनों के न्यूक्लियस थोड़ा लार्ज डिस्टेंस पे थे, तो इनके बीच में रिपल्शन कम लग रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा पास आएंगे तो इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, और ये जो रिपल्शन फोर्स है वो उसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये जो रिपल्शन लग रहा है ये इस वेलोसिटी को रिटार्ड करेगा, मतलब गैसों की मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होगी, डिसेलरेट होगी, रिटार्डेशन इसमें आएगा, है ना। तो एक्चुअली उनके है ना रिपल्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं न्यूक्लियस के, इस वजह से वेलोसिटी कम हो रही। फिर आपने अगले माइक्रोन सेकंड में देखा तो वो और ज्यादा पास में आ चुके थे, लेकिन वेलोसिटी और कम हो गई। सपोज ये कुछ 1 मीटर पर सेकंड से इस समय दौड़ रहे थे, और अगले ही थर्ड माइक्रोन सेकंड में देखा कि वो दोनों मॉलिक्यूल रेस्ट में आ गए,
है ना, वो दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गए बेटा, रेस्ट में आ गए, दोनों की वेलोसिटी 0 हो गई, है ना। और उसके अगले टाइम में देखेंगे तो फिर वो रिबाउंड बैक करते हुए नजर आएंगे, वो वापस लौटना शुरू हो जाए। ठीक है, मतलब जिस समय वो दोनों रेस्ट में आए हैं, वो उससे और ज्यादा नजदीक वो नहीं आ पा रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि उनके न्यूक्लियस बहुत पास आ चुके होंगे, और इनके न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन मैक्सिमम लग रहा होगा, और वेलोसिटी घटते 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 0 हो गई यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग बस इसी सिचुएशन का वेट करते हैं, और जैसे ही ये सिचुएशन आती है, तो हम लोग इस सिचुएशन में जैसे ही मॉलिक्यूल रेस्ट में आ रहे हैं, उन एटम के न्यूक्लियस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग ईएसआर टेक्निक से मेजर कर लेते हैं। वैसे इस डिस्टेंस को कोलिजन डायमीटर भी बोला जाता है। जब हम लोग गैसीय स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे, आगे एक चैप्टर आएगा, उसमें ये थोड़ा सा टॉपिक मिलेगा आपको। तो इस समय मान लेते हैं कि दोनों गैस के मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन कर गए, इसे कोलिजन मान लिया जाता है। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों की सरफेस टच नहीं कर रही है, थोड़ा सा दूर है अभी इनकी सरफेस, लेकिन ये दोनों रेस्ट में आ गए हैं, और ज्यादा पास नहीं आ सकते हैं, इसलिए मान लेते हैं कि ये एक कोलिजन हो गया। ठीक है, मतलब ये एक कोलिजन की सिचुएशन मान ली जाती है। और ये जो डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं, कोलिजन डायमीटर जिसको बोल रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर लेते हैं, और इसका फिर हाफ कर देते हैं। इसका भी क्या कर देते हैं, हाफ वैल्यू ले लेते हैं। और जो हाफ वैल्यू आती है ना बेटा, यही है वांडरवाल रेडियस। इसी को क्या बोल देते हैं, वांडरवाल रेडियस। बोलो भाई। यस। Yes, sir. सर कोलिजन ठीक डायमीटर है, किससे रिप्रेजेंट किया गया है? कोलिजन डायमीटर के लिए सिग्मा टर्म यूज होता है ना, ऐसे सिग्मा का साइन ऐसे बना दिया था। ठीक है, तो ये इसका नोटेशन है बस कोलिजन डायमीटर का। तो यहाँ पे बस हम लोग को ये धारणा है कि गैसों के केस में हम लोग कोलिजन डायमीटर कैलकुलेट करके उसका हाफ वैल्यू, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, गौर कीजिए कि ये जो कोलिजन डायमीटर है, इसकी हाफ वैल्यू आप जब करेंगे तो ये डिस्टेंस इतनी आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जबकि उस एटम की जो रेडियस है वो केवल इतनी ही है ना। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है, जिसको हम लोग वांडरवाल रेडियस बोल रहे हैं, भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी वांडरवाल रेडियस है, ये एक्चुअल से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है कि कम आ रही है, ज्यादा ज्यादा। ज्यादा आ रही है ना। तो ये वांडरवाल रेडियस जो होती है, वो उस एटम की जो एक्चुअल एटॉमिक रेडियस है, उससे थोड़ी ग्रेटर वैल्यू होती है ना। लेकिन ये यहाँ पे ये और ज्यादा पास आ नहीं रहे हैं, क्योंकि इसी के बाद अगले क्षण में वो क्या होंगे, वापस लौट जाएंगे, है ना। तो हम लोग इससे और पास वाली डिस्टेंस मेजर ही नहीं कर सकते। तो हम लोग ये जो डिस्टेंस मिल रही है कोलिजन डायमीटर, इसी की हाफ वैल्यू को ही नाम क्या दे देते हैं, वांडरवाल रेडियस बोल देते हैं। बट यहाँ से एक चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि वांडरवाल रेडियस जो है, वो उस एटम की, उस गैसियस एटम की एक्चुअल रेडियस से थोड़ी ज्यादा वैल्यू है, थोड़ी हायर वैल्यू है। ठीक है, तो वांडरवाल रेडियस जो होती है, वो कोलिजन डायमीटर की हाफ वैल्यू होती है। और अगर हम लोग कभी आपसे ऐसा कंपैरिजन पूछा जाए, अगर एक ही एलिमेंट की वांडरवाल रेडियस भी दे दी जाए, मेटालिक रेडियस भी दे दी जाए, है ना, कोवेलेंट भी दे दिया जाए, या फिर आपसे ऑर्डर के लिए बोला जाए कि इन तीनों रेडियस के ऑर्डर में कंपेयर करिए, तो आप बोल दीजिएगा कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी इन तीनों में, वो वांडरवाल रेडियस की होगी, है ना। अगर सेम एलिमेंट के लिए निकालें, सेकेंड नंबर में मेटालिक होगी, क्योंकि ये एक्चुअल के बराबर होगी, और कोवेलेंट एक्चुअल से थोड़ी कम होगी। तो इन तीनों रेडियस को हम लोग ऐसे रिलेट या ऐसे कंपेयर भी कर सकते हैं। सर हाँ बोलो सर बेटा। सर एक ही एलिमेंट के लिए सर तीनों रेडियस कैसे निकाल सकते हैं सर? जैसे मेटालिक तो मेटल के लिए होगी और कोवेलेंट तो नॉन मेटल के लिए। ये एक मतलब समझ लीजिए कि हाइपोथेटिकल टाइप का कंपैरिजन है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक ही एलिमेंट की तीनों रेडियस निकालना पॉसिबल नहीं है। हाँ, दो निकाल सकते हैं, जैसे जैसे क्लोरीन है,
क्लोरीन कोलन बॉन्ड भी बना लेता है, ठीक है, तो क्लोरीन की कोलन रेडियस भी निकल जाएगी, और क्लोरीन गैस भी है रूम टेम्परेचर पे, तो क्लोरीन की वंडर वाल भी निकल जाएगी, है ना। लेकिन क्लोरीन की मेटालिक नहीं निकल पाएगी क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल है ना, मेटल नहीं। तो Yes. एक ही एलिमेंट की तीनों नहीं निकल सकती, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बट वही है कि अगर हाइपोथेटिकली कभी आपसे पूछ लिया जाए तो रिलेशन जो है वो ये हम लोग दे देंगे इन तीनों रेडियस के बीच में। Okay, sir. ठीक है, अब आते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग पीरियड एंड ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक रेडियस का जो वेरिएशन होता है वो पीरियड और ग्रुप के अलोंग कैसे होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल में पीरियड के अलोंग बेटा जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो डिक्रीज करती है, ठीक है, लेकिन ये केवल हेलोजन तक ही डिक्रीज करती है, अप टू हेलोजन। हेलोजन मतलब समझ रहे हैं, 17 ग्रुप तक ही डिक्रीज करती है ना। तो पीरियोडिक टेबल में किसी पर्टिकुलर पीरियड के अलोंग, जैसे आप सेकेंड पीरियड या से थर्ड पीरियड, है ना, या कोई और भी पीरियड ले सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के अलोंग जब मूव करते हैं लेफ्ट राइट तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि वो केवल 17 ग्रुप तक डिक्रीज करती है ना। और इसमें एक ये भी पॉइंट ऐड कर लीजिए कि 17 ग्रुप से जैसे ही बेटा हम लोग 18 ग्रुप में मूव करते हैं, मतलब हेलोजन फैमिली से नोबल गैस की तरफ मूव करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज नहीं करती है, वहां पे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस में हाँ एक जंप देखने को मिलता है ना, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। लेकिन ये जो इंक्रीज कर रही है वो 17 से 18 ग्रुप में जब मूव करेंगे तभी वो जंप करती है, लेकिन अप टू 17 ग्रुप डिक्रीज करती है। तो ये तो बात हो गई पीरियड के लॉन्ग, है ना। ग्रुप के लॉन्ग क्या होता है, ग्रुप के लॉन्ग जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, ठीक है। ग्रुप के लॉन्ग एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। तो 18th ग्रुप बोलो। के बाद क्या 18th ग्रुप में से 18 ग्रुप के बाद तो कोई ग्रुप ही नहीं होता है बेटा, 17 से 18 ग्रुप में 18 ग्रुप में सर डिक्रीज करती है इंक्रीज करती है? इंक्रीज लिखा हुआ है ये तो, ये सब दिख नहीं रहा था ना। है ना, इंक्रीज सर। करेगी, 17 ग्रुप तक डिक्रीज करेगी, लेकिन 17 ग्रुप से जैसे ही 18 ग्रुप में मूव करेंगे तो डिक्रीज ना करके उल्टा क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। ये है यहाँ पे। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती, इन जनरल डिक्रीज करती है, लेकिन डिक्रीज करते समय ये भी ध्यान रखिएगा उसमें 18 ग्रुप को मत कंसीडर कीजिए, अगर डिक्रीज करते बोल रहे हैं तो उसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि 17 ग्रुप तक ही वो डिक्रीज करती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आते हैं कि ऐसा क्यों होता है, जो अभी हम लोगों ने जनरल ट्रेंड पढ़ा है उसका रीजन क्या है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, देखो इसमें 3 फैक्टर होते हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर होता है जेड इफेक्टिव, है ना, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, पहला फैक्टर जेड इफेक्टिव। अच्छा, लेकिन ये जो फैक्टर है ये केवल पीरियड के एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है, इस फैक्टर का एप्लीकेशन आपको अलोंग द पीरियड ही देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा कह रहे हो, क्योंकि ग्रुप के अलोंग जेड इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता कांस्टेंट। है ना। हम लोग ने निकाला भी था लास्ट या उससे Sir. पहले वाली क्लास में कि ग्रुप के अलोंग जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन पीरियड के अलोंग लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट केवल पीरियड के अलोंग ही देखने को मिलेगा। सेकेंड फैक्टर है साइज ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ सेल, दोनों में कुछ भी बोल दीजिए, एक ही मतलब है दोनों का, क्योंकि बेटा जब नंबर ऑफ सेल बढ़ती है तो एटम का साइज ऑब्वियस से बढ़ता ही है, ठीक है। और ये वाला जो फैक्टर है ये अलोंग द ग्रुप
जब हम लोग मूव करेंगे किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अलोंग, तो उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो होता है नंबर ऑफ सेल, या एटम का साइज या सेल, नंबर ऑफ सेल बोलना ज्यादा बेटर है, ठीक है। और एक तीसरा फैक्टर जो होता है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होता है, ठीक है। इसका इसका एप्लीकेशन स्पेशली जब डी ब्लॉक आप पढ़ोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर जब देखेंगे, तो वहां पे इसका आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं कि जेड इफेक्टिव से कैसे रिलेट होती है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एटॉमिक रेडियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कैसे रिलेट करती है? इनवर्सली Inverse. प्रोपोर्शनल, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि बेटा जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पे, वैसे वैसे न्यूक्लियस जो वैलेंस सेल है वो न्यूक्लियस के करीब आती जाएगी, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के नजदीक आने लगेगा, और वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के नजदीक आएगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? डिक्रीज होगी, है ना। जैसे मान लो कि ये एक कोई वैलेंस सेल है, ठीक है, मान लो कोई एनएस सेल है, और इस एटम का न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस वो एटम का जो न्यूक्लियस होगा, मान लो ये बीच में न्यूक्लियस है, वो इसको अपनी तरफ क्या करेगा? पुल कर रहा होगा, है ना। Yes, sir. बोलो भाई, है ना। भाई जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, भाई जेड इफेक्टिव होता ही क्या है? न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पे जो इफेक्टिवली फोर्स लग रहा है उसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में अगर बढ़ेगा, ये फोर्स बढ़ेगा तो वैलेंस सेल न्यूक्लियस के क्या आएगी? करीब आएगी, तो एटॉमिक रेडियस घटेगी। अगर ये फोर्स घटेगा तो वैलेंस सेल एक्सपेंड होती हुई नजर आएगी, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। तो इसका मतलब आप समझ रहे होगे कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का लगने वाला फोर्स बढ़ेगा वैलेंस सेल पे, मतलब जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पीरियड में जैसे हम लोग बात करें तो सेकेंड पीरियड में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे ही हम लोग लेफ्ट टू राइट, जैसे ही एक एलिमेंट हम लोग राइट साइड मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव 0.65 यूनिट से क्या हो जाता है? जेड इफेक्टिव जो होता है वो 0.65 यूनिट से बढ़ जाता है ना। तो जैसे ही आप जैसे सपोज आप लिथियम से बेरिलियम गए, तो लिथियम से बेरिलियम जाने में जेड इफेक्टिव बढ़ा बेटा, तो एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी घट जाएगी, है ना। मतलब बेरिलियम का जो वैलेंस सेकेंड सेल है और लिथियम का भी वैलेंस सेल सेकेंड सेल है, लेकिन इसकी सेकेंड सेल थोड़ा सा करीब आ जाएगी न्यूक्लियस के, है ना। अब बेरिलियम से बोरॉन गया तो फिर से 0.65 से बढ़ गया जेड इफेक्टिव, तो और ज्यादा फोर्स लगने लगा, तो उसकी जो वैलेंस सेल है वो और न्यूक्लियस के करीब आ जाएगी, मतलब एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा और कम हो जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे आप एक एक एलिमेंट आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है ना। और जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? घटती आ रही Decrease. है ना? लेकिन ये जो डिक्रीज होने का जो ट्रेंड है ये आपको 17 ग्रुप तक ही देखने को मिलेगा, और 17 ग्रुप से जैसे ही आप 18 ग्रुप में जाएंगे, मतलब नोबेल गैस में, तो एटॉमिक रेडियस का एक बिग जंप देखने को मिलेगा। मतलब जैसे फ्लोरीन से नियॉन जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस एक्सपेक्टेड है कि घटनी चाहिए, लेकिन उल्टा होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है और अपने पीरियड में सबसे ज्यादा हो जाती है। मतलब नियॉन की रेडियस बढ़ेगी तो है ही है, लेकिन इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि लिथियम से भी ज्यादा हो जाएगी। मतलब अनएक्सपेक्टेड अमाउंट से साइज बढ़ता है, एबनॉर्मली साइज बढ़ता है। तो अगर सेकेंड पीरियड में आपसे कोई पूछे कि बताओ ऑर्डर क्या है एटॉमिक रेडियस का, तो सबसे बड़ा साइज नियॉन का, सबसे बड़ा साइज बोलिएगा किसका? नियॉन का। और बाकी तो फिर वही ऑर्डर है, रेगुलर ऑर्डर है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो एटॉमिक रेडियस कम होती जा रही है, ठीक है। Yes. अब मुझे कोई ये बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, नियॉन की रेडियस क्यों बढ़ गई?
है ना, मतलब डिक्रीज होने की बजाय वो बढ़ क्यों गई? सर क्योंकि नियॉन का वैलेंस शेल सर फुल्ली फिल्ड है, तो सर उसमें इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ गया होगा सर, इसलिए साइज बढ़ गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, वैसे बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, करेक्ट आंसर यही है। लेकिन इसको दो तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। देखो, नियॉन की रेडियस बढ़ने के दो रीजन दिए जाते हैं। पहला रीजन तो ये दिया जाता है कि नियॉन नोबल गैस है, ठीक है, और नोबल गैस कभी बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। तो नोबल गैस की जो रेडियस निकालेंगे हम लोग, वो कौन सी रेडियस होगी? जो अभी हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ी है, उनमें से कौन सी रेडियस होगी? वंडरवॉल, है ना। नोबल गैस की केवल और केवल बेटा हम लोग यही वाली रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते नहीं है। नोबल गैस मेटल होते नहीं है, तो ना तो उनकी मेटालिक रेडियस डिफाइन होगी, ना उनकी कोवलेंट, उनकी जो भी निकालेंगे ना हम लोग वंडरवॉल निकालेंगे। अच्छा, ये बाकी जितने एलिमेंट है ये सब कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो इनकी हम लोग निकालते हैं कोवलेंट रेडियस। और नियॉन की है वंडरवॉल रेडियस, और वंडरवॉल रेडियस तो वैसे ही ज्यादा होती है किससे? कोवलेंट रेडियस से, है ना। तो एक रीजन तो ये है कि वो ऑलरेडी ज्यादा है मैग्नीट्यूड में। दूसरा, अब एक बात ये आती, चलो ठीक है ज्यादा है तो फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती तो चलता भी, वो सबसे ज्यादा हो गई, मतलब देखा जाए तो लिथियम से भी ज्यादा है, तो इतना बड़ा जंप कैसे आ रहा है, मतलब इसके पीछे क्या रीजन है? तो उसके लिए बोलते हैं कि नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड है। नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जिस जिस एटम में वैलेंस शेल फुली फिल्ड होती है, उसमें एक फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है, ये वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट याद, आपको याद आ रहा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लोग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्लैटर रूल हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, उसको पेनाल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है? रिपेल करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई एटम फुली फिल्ड होता है, जब उसका वैलेंस शेल फुली फिल्ड हो जाता है, तो फुली फिल्ड है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है वैलेंस शेल में, क्योंकि वो फुली फिल्ड है ऑर्बिटल। तो अच्छा, उसके अंदर वाला ऑर्बिटल भी फुली फिल्ड है, तो दो, अगर वैलेंस शेल भी फुली फिल्ड और पेनाल्टीमेट शेल भी फुली फिल्ड, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है वो बहुत ज्यादा लगने लगता है ना। और यहाँ पे बोलते हैं ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होता है वो डोमिनेंट हो जाता है, किस पे? जेड इफेक्टिव है। क्योंकि जेड इफेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो वैलेंस शेल थोड़ी सी पास में आनी चाहिए न्यूक्लियस के, है ना, लेकिन उल्टा हो रहा है। वैलेंस शेल न्यूक्लियस से थोड़ी सी दूर जा रही, एक्सपेंड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का एक्सपेंड इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फुली फिल्ड ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा एक्सटेंट में देखा जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, बोलो भाई, यस समझ सर। में आ रही बात कि नहीं आ रही? यस सर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीजेस टू मैक्सिमम एक्सटेंट फॉर फुली फिल्ड ऑर्बिटल। उसका वैलेंस शेल फुली फिल्ड है, और फुली फिल्ड ऑर्बिटल में मैक्सिमम एक्सटेंट में लगने लगता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और वो जेड इफेक्टिव पे डोमिनेंट हो जाता है, जिससे उल्टा साइज घटने की बजाय बढ़ जाता है। वैलेंस शेल जो है न्यूक्लियस से दूर चली जाती है और एक्सपेंड हो जाता है, मतलब उस रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, यस। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए सभी को। तो ये ऑर्डर हो गया, मतलब ओवरऑल ऑर्डर। सेकंड पीरियड में जैसे आपसे कोई पूछे तो ये आप बता दीजिए, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप के अलोंग। तो ग्रुप के अलोंग बेटा, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम, जैसे मैंने एल्कली मेटल्स ले लिया है यहाँ पे, एल्कली मेटल में टॉप टू बॉटम आप जाओगे
तो देखा जाता है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। जैसे हाइड्रोजन से लिथियम जाओगे तो रेडियस बढ़ेगी, लिथियम से सोडियम जाने में और ज्यादा बढ़ेगी, सोडियम से पोटेशियम और ज्यादा बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे एक एलिमेंट आप डाउन शिफ्ट हो रहे हो किसी ग्रुप में, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जैसे ही आप हाइड्रोजन से लिथियम गए, तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है, उसकी वैलेंस सेल में इसका वैलेंस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके फर्स्ट सेल में बिलोंग कर रहा है। उसके किस सेल में बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट सेल तक बिलोंग कर रहा है। लेकिन लिथियम की वैलेंस सेल जो है वो सेकंड सेल है, एक सेल इंक्रीज हो गई है ना, एक एडिशनली एक नई सेल बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेकंड सेल तक स्प्रेड है, तो ऑब्वियस है सेकंड सेल तक स्प्रेड है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो सेकंड सेल की डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा होगी फर्स्ट सेल के रिस्पेक्ट में, है ना। सोडियम में वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड थर्ड सेल तक स्प्रेड है, एक सेल और जनरेट हो गई, है ना, इसमें फोर्थ सेल तक है। तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो तो एक एडिशनली एक नई सेल बनती जा रही है ना, एक नई सेल, वैलेंस सेल का नंबर 1 by 1 बढ़ता जा रहा है। और वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसे ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सीधा सा फंडा है, कभी भी ग्रुप के एलिमेंट आपको दे दिए जाए तो आप बोल दिएगा कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल, है ना। एज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अब जैसे कुछ ऑर्डर देख लेते हैं। जैसे आपको एल्कली मेटल कभी लिख के दे दिया जाए, है ना, यहाँ तो मैंने आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख दी है, क्वेश्चन में आपको वो रैंडमली दे देगा, मतलब पहले सोडियम दे देगा, बाद में पोटेशियम दे देगा, सीजियम, ऐसे मिक्स टाइप का ऑर्डर दे देगा। तो पहले आप पहचान लीजिएगा कि ये सब हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ये जो भी एलिमेंट है ये सब एल्कली मेटल है। और जैसे जैसे हम लोग डाउन टू ग्रुप जाते जा रहे हैं, जो एलिमेंट जितना ही नीचे बैठा हुआ है उसकी रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो इसमें तो वैसे ही वो रेगुलरली अरेंज है, तो इसमें सबसे बड़ा साइज सीजियम हो जाएगा, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, और सबसे छोटा हाइड्रोजन हो जाएगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेटा मांगे कार स्कूटर, ये पहले ही से अरेंज है वैसा देखा जाए। जिसका मतलब जैसे जैसे आप एक एक ग्रुप नीचे जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इनका ट्रेंड भी सेम वही हो जाएगा। हैलोजनों में कहीं पूछा जाए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या ऑर्डर है इनके रेडियस का, तो फ्लोरीन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, उसके नीचे क्लोरीन बैठा हुआ है, उसके नीचे ब्रोमीन, उसके नीचे सबसे नीचे आयोडीन, तो फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन और बड़ा, आयोडीन और बड़ा। मतलब जैसे जैसे डाउन टू ग्रुप जा रहे हो वैसे वैसे रेडियस बढ़ती आ रही है। कैल्कोजन में ऑक्सीजन सबसे छोटा, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर पोलोनियम, है ना, क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन टू ग्रुप मूव कर रहे हो वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर आपको ग्रुप के एलिमेंट दे दिए जाए तो डायरेक्ट आपको उनका ऑर्डर बस आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहीं पे फायदा, आपने जो पीरियोडिक टेबल याद की है उसका फायदा यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चनों में आपको मिलेगा, है ना, ऑर्डर में अरेंज करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, आप इजीली प्रेडिक्ट कर लोगे कौन ऊपर बैठा है कौन नीचे बैठा है। अब देखो, केमिस्ट्री जो है वो एक्सेप्शनल केसों से भरी हुई है, तो बिना एक्सेप्शनल केस के केमिस्ट्री अधूरी है। एक ग्रुप ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल में, उसमें ये ऑर्डर एग्जैक्टली एप्लीकेबल नहीं होता है ना। ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप है बेटा आपका 13 नंबर। 13 ग्रुप को बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं। बोरॉन फैमिली में देखा जाए तो सबसे ऊपर बोरॉन बैठा हुआ है, फिर एल्युमिनियम है, फिर गैलियम है, फिर इंडियम, फिर थैलियम, है ना। बैगन, आलू, गोभी एंड थाली। ठीक है, ऑर्डर आप लोगों को याद ही होगा मेरे ख्याल से। तो इसमें देखो एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो ये है भाई, जिसको नहीं पता होगा वो कहेगा बोरॉन सबसे छोटा है, फिर वो बोलेगा एल्युमिनियम, फिर बोलेगा इंडियम, गैलियम, फिर इंडियम, थैलियम। भाई जिसको नहीं पता होगा वही यही ऑर्डर लिख देगा।
है ना। बट ये ऑर्डर जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है ये एक्चुअल ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर रॉन्ग ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है, ये आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम और गैलियम में साइज इन्वर्ट हो जाता है, मतलब गैलियम का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एल्युमिनियम का कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा गैलियम का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एल्युमिनियम से भी छोटा हो जाता है। इस वजह से एल्युमिनियम का साइज, एल्युमिनियम का जो एक्सपेरिमेंटल रेडियस होता है वो गैलियम से ज्यादा आता है, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा बोरॉन, फिर सेकंड नंबर में गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, ठीक है। तो ये आप लोगों को पहले तो पता, ये डेटा भी देख लीजिए, डेटा लिखा हुआ है। बोरॉन का रेडियस होता है 85 पिकोमीटर, गैलियम का 135, एनसीईआरटी का ही डेटा ही, एल्युमिनियम का 143, इंडियम का 167 और थैलियम का 170, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन जो है वो ये है, एल्युमिनियम और गैलियम में आपको याद रखना पड़ेगा कि गैलियम का साइज कम होता है एल्युमिनियम से। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल केस बन रहा है तो बेटा यहीं पे क्वेश्चन भी बन जाएगा, यहीं पे क्वेश्चन एराइज हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताओ गैलियम का साइज क्यों छोटा होता है एल्युमिनियम से, वाई साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम, है ना। क्या होना चाहिए बताओ भाई। सर डी गैलियम का साइज, सबसे 30 इफेक्ट होते हैं। हाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, 3 फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस में। और जब भी रेगुलर ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो कहीं ना कहीं ये वाला ऑर्डर डोमिनेंट होने लगेगा। जहां पे ये इफेक्ट डोमिनेंट होने लगता है वहां पर रेगुलर ऑर्डर डिस्टर्ब होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट का ही कॉन्सेप्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ही लॉजिक है। और इसमें ये ध्यान रखना कि जो 3D ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग बहुत पुअर होता है ना। डी ऑर्बिटल जैसे 3D हो गया, 3D से और ज्यादा पुअर होता है 4f का, ये लिख लीजिएगा। इनका स्क्रीनिंग बहुत पुअर होता है, डी ऑर्बिटल का पुअर स्क्रीनिंग होता है, और एफ का तो और ज्यादा पुअर होता है, वेरी पुअर स्क्रीन इफेक्ट। तो बोला ये जाता है कि गैलियम, गैलियम का जब अभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें वैलेंस शेल से पहले 3D ऑर्बिटल आता है। वैलेंस शेल से पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है? 3D ऑर्बिटल। और 3D ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग पुअर होने की वजह से उसकी वैलेंस शेल पे लगने वाला जो फोर्स होता है, गैलियम की वैलेंस शेल पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो बढ़ जाता है ना। बात समझ में आ रही? सर तो फिर सारे एटम जिसमें 3D ऑर्बिटल होगा सर उनका बढ़ जाना चाहिए। हाँ देखो बिल्कुल सही कह रहे हो, इस हिसाब से तो फिर जितने जिनमें भी 3D आएगा उन सब में बढ़ जाना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन देखो उसका भी लॉजिक होता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में गैलियम की पोजीशन थोड़ा देखें तो आपको ये चीज और बेटर वे में समझ में आएगी कि गैलियम में ही ऐसा क्यों हो रहा है और बाकियों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। देखो आप पीरियोडिक टेबल में देखिए कि गैलियम, जिंक के जस्ट आगे गैलियम आता है ना। जिंक, गैलियम से पहले देखोगे तो जिंक बैठा होता है ना। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30 और गैलियम का होता है 31, जस्ट उसके आगे बैठा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये जो 3D सीरीज है, 3D जिंक आपका बेटा 3D सीरीज को बिलोंग करता है। 3D सीरीज का लास्ट एलिमेंट क्या है? जिंक है। और जिंक का वैलेंस शेल क्या होता है? डी सबसेल फुली फिल्ड होता है ना। और अभी मैंने आपको बताया था ऊपर की जो स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेंट होता है वो कहाँ पे होता है? जब ऑर्बिटल फुली फिल्ड होते हैं। जैसे नियॉन में भी आपने देखा था कि जब उसका पी सबसेल फुली फिल्ड हुआ था, है ना, तभी वहां पर
स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेंट हो गया था जेड इफेक्टिव पे, होता कि नहीं होता? तो यहाँ पे वही फंडा है कि जिंक आपका फुली फिल्ड है, और फुली फिल्ड ऑर्बिटल के बाद जस्ट जब पहला इलेक्ट्रॉन फिल होता है, क्योंकि बेटा गैलियम का जब आप करोगे तो 3d10 तक तो फिल हो ही जाएगा, उसके बाद जो अगला एक इलेक्ट्रॉन होगा 4s इलेक्ट्रॉन, वो उसके नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में जाएगा, वो देखिएगा 4s नहीं 4p में जाएगा, 4p1, हाँ 4d 3d के आगे 4p आएगा। और अकेला जो ये इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे क्या है कि p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन उससे पहले वाला ऑर्बिटल क्या है, फुली फिल्ड। तो ऐसे केस में d ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग बहुत पुअर हो जाएगा। पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से क्या होगा कि इसकी जो वैलेंस सेल है, फोर्थ सेल, इसका इस पे लगने वाला फोर्स न्यूक्लियस का अचानक से बढ़ जाएगा, सडनली इंक्रीज होगा। और अगर ये फोर्स बढ़ेगा तो इसकी फोर्थ सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब इसका जो फोर्थ सेल है वो थोड़ा सा न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, और डेटा ये बोल रहा है कि इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें कि उसका साइज गैलियम का साइज एल्युमिनियम से भी कम हो जाता है। ठीक है, आगे वाले एलिमेंट में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो जैसे गैलियम के आगे कोई अगर बैठा हुआ है तो उसमें पी सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शुरू होगा तो वो इस इफेक्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे, काउंटर कर देंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से साइज क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यस। तो इसीलिए हाँ, क्या चीज नहीं समझ में आई? देखो मेन चीज आपको बताता हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। एल्युमिनियम की वैलेंस सेल, जैसे एल्युमिनियम का आप देखो तो एल्युमिनियम की वैलेंस सेल थर्ड सेल है, और उससे पहले कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, 2p ऑर्बिटल आ रहा है ना। कहने को ये भी फुली फिल्ड है, ठीक है, इसका भी स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा होगा, लेकिन गैलियम में वैलेंस सेल से पहले d ऑर्बिटल आ रहा है, तो यहाँ पे गैलियम का लग रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब दोनों में अगर कंपेयर किया जाए, ऑर्बिटल वाइज अगर कंपेयर किया जाए, तो सबसे पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है f ऑर्बिटल का, है ना। ये ऑर्डर शायद नीचे लिखा होगा कहीं, मैंने इसको लिख लीजिए आप लोग। सबसे पुअर स्क्रीनिंग किसका होता है, f का। f का स्क्रीनिंग F14 का स्क्रीनिंग सबसे पुअर होता है, उससे ज्यादा थोड़ा सा बेटर स्क्रीनिंग होती है 3D10 की, है ना। अच्छा ये सर 4 तो हटाई दो, केवल केवल ये लिखते जाओ, है ना। सर उससे थोड़ा बेटा स्क्रीनिंग P6 की होती है, और सबसे बेटा स्क्रीनिंग H2 की होती है। ये ऑर्डर लिख लीजिए स्क्रीनिंग का ऑर्बिटल सर के रिस्पेक्ट में। हाँ तो बोलो। तो पुअर स्क्रीनिंग से मतलब रिपल्शन कम लग रहा है उस शेल के, उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से। हाँ हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो। पुअर स्क्रीनिंग का मतलब यही है कि वो जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको स्क्रीन नहीं कर पा रहा है ना। क्योंकि जो हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग वर्ड क्यों बोला गया है, उसके पीछे लॉजिक क्या दिया गया है कि न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच वाली जो सेल होती हैं वो पर्दे की तरह काम करती हैं, स्क्रीन की तरह काम करती हैं। मतलब उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो न्यूक्लियस के फोर्स को फिल्टर करता चला जाता है ना। तो सबसे ज्यादा जो फिल्टर करेगा वो करेगा एस ऑर्बिटल, मतलब सबसे ज्यादा मिनिमाइज करेगा फोर्स को, न्यूक्लियस के फोर्स को, वो एस ऑर्बिटल। क्योंकि वो स्फेरिकल शेप में का होता है ना, तो न्यूक्लियस को चारों तरफ से ढक लेता है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो पूरी चारों तरफ से कवर कवर कर लेता है न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस का फोर्स सबसे कम हो जाता है इसमें, है ना। सबसे बेटर शील्डिंग इसी की होती है, एस ऑर्बिटल की।
p ऑर्बिटल थोड़ा डंबल शेप का होता है तो उतना बेटर सील नहीं कर पाता है s की कंपैरिजन में, लेकिन d ऑर्बिटल और ज्यादा डिफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ लूप्स बढ़ने लगती हैं। तो नंबर ऑफ लूप्स अगर बढ़ेगी तो चार्ज डेंसिटी यूनिट एरिया पे घटने लगेगी। ठीक है। और एफ ऑर्बिटल सबसे ही ज्यादा क्या होता है, स्कैटर्ड होता है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो वो सबसे पुअर स्क्रीनिंग करता है। ठीक है। और वैलेंस शेल के जो पहले वाला ऑर्बिटल होता है सबसे मेन स्क्रीनिंग इसी की होती है। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में स्क्रीनिंग देखनी होती है तो वैलेंस शेल के जस्ट पहले वाले ऑर्बिटल को देखते हैं, क्योंकि वो जितना अच्छे से स्क्रीन करेगा उतना ही न्यूक्लियस पे फोर्स लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। और अगर उसकी स्क्रीनिंग पुअर होगी तो उल्टा होने लगेगा, न्यूक्लियस का वैलेंस शेल पे लगने वाला फोर्स रिलेटिवली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी वो थोड़ा सा वही है कि थोड़ा सा फील करिए उसको, है ना। बाकी अभी अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे अभी आगे बढ़ोगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी बस इतना याद कर लीजिए आप लोग कि अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि गैलियम का साइज क्यों छोटा है तो आपको क्या बोलना है, क्या कीवर्ड है, ये पता होना चाहिए। ड्यू टू पुअर शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग पुअर होने की वजह से साइज ऑफ गैलियम कॉन्ट्रैक्ट मोर देन एक्सपेक्टेड। तो गैलियम का साइज जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, इसलिए उसकी रेडियस एल्युमिनियम से भी कम हो जाती है। ठीक है, बोलो भाई। यस यस। सर। अच्छा, एक आपको ऑर्डर और बता देता हूँ। वैसे तो ये डी ब्लॉक जब पढ़ोगे 12th में तो वहां भी बताया ही जाता है, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए कहीं क्वेश्चन आपसे मिल सकता है। डी ब्लॉक में हम लोग ने 3 सीरीज पढ़ी थी, 3D 4D 5D। ठीक है। और कभी आपको डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम अगर आपको रेडियस का ऑर्डर पूछे जाने लगे कि जैसे मान लो कि आपको 6 ग्रुप के तीनों एलिमेंट लिख के दे दिए जाए, क्रोमियम भी लिख के दे दिया जाए, मोहब्बत भी दे दिया जाए, वरना भी दे दिया जाए, कर लो मोहब्बत वरना, है ना। मान लो ये तीनों एलिमेंट दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें रेडियस का क्या ऑर्डर होगा, तो नॉर्मली कोई भी होगा तो यही बताएगा कि सबसे छोटा साइज बोल देगा क्रोमियम का क्योंकि वो 3D सीरीज को बिलोंग कर रहा है, उससे बड़ा साइज बोल देगा मॉलिब्डेनम, और सबसे बड़ा बोल देगा टंगस्टन का। ठीक है। कोई भी बच्चा होगा तो वो ये आंसर देगा, बट ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी सीरीज में आपको ध्यान रखना है कि 3D से 4D जब मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब 4D से 5D मूव करते हैं तो 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो एलिमेंट हैं सेम ग्रुप में जो बिलोंग कर रहे हैं उनकी रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। मतलब 4D से 5D जाने पे रेडियस में इंक्रीमेंट नहीं देखा जाता है, मतलब इंक्रीमेंट हो ही नहीं पाता है रेडियस में। 5D सीरीज की रेडियस लगभग बराबर होती है 4D की। तो ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। जैसे आपको यही क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन में बोला जाए तो क्रोमियम सबसे छोटा है, ठीक है। मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की रेडियस बेटा अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगी। ठीक है। जैसे ये वाला देख लो, निकिल पीडीपीटी, या पहला वाला टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम। तो टाइटेनियम की तो सबसे कम होगी क्योंकि टाइटेनियम 3D सीरीज को बिलोंग कर रहा है, लेकिन जिरकोनियम की 4D और हाफनियम 5D, इन दोनों की रेडियस अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना। वेनेडियम नायोबियम टेंटनम, इसमें भी वही ऑर्डर है, वेनेडियम की सबसे कम, नायोबियम टेंटनम की लगभग बराबर। तो डी ब्लॉक में ये ट्रेंड आप लास्ट तक देखोगे, ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन जो पहला ग्रुप होता है उसमें उसको छोड़ दीजिएगा, पहले ग्रुप में ये एप्लीकेबल नहीं होता है।
पहले ग्रुप में 3D का साइज सबसे कम, फिर 4D का, और फिर 5D का। मतलब पहले ग्रुप को छोड़ दीजिएगा। डी सीरीज का जो पहला ग्रुप है ना, सचिन की यारी लारा से पक्की, ये वाला ग्रुप छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दिए। बाकी आगे के जितने ग्रुप हैं इनमें ये सेम ट्रेंड देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका रीजन है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसका रीजन क्या है? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्या होता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन? तो जो अभी हम लोग गैलियम और एल्युमिनियम में देख रहे थे, वैसा ही कुछ ये 5D सीरीज, लेंथनम के आगे वाले जो एलिमेंट है, लेंथनम के आगे के बेटा ये जो एलिमेंट है, उनका साइज भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उनका क्यों कॉन्ट्रैक्ट होता है? इनके पीछे पुअर सील्डिंग होता है 4f ऑर्बिटल का। इनमें किसका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? 4f ऑर्बिटल, है ना। आप ऐसे समझो कि जैसे आप दो एलिमेंट पकड़ लो, एक पकड़ लो 4D सीरीज का, एक पकड़ लो 5D सीरीज का। जैसे एक मैंने ले लिया बेटा जिरकोनियम, एक ले लिया मैंने हाफनियम। जिरकोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो वैलेंस सेल में ये आएगा 5s2 4d2। लेकिन जैसे ही आप उसके नीचे वाले हाफनियम का करोगे तो बेटा देखो, हाफनियम से पहले एक्चुअली लेंथेनाइड फिल हो चुके हैं। अगर आप एटॉमिक नंबर याद करो, लेंथनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57, और हाफनियम का होता है 72। तो बीच के जो 14 एलिमेंट है वो नीचे निकाल दिए गए ना लेंथेनाइड्स में। तो इसका मतलब हाफनियम से पहले वो लेंथेनाइड्स पूरे के पूरे क्या हो चुके हैं? फिल हो चुके हैं ना। तो हाफनियम का जब करोगे तो पहले आएगा 4f14, मतलब एफ ऑर्बिटल पूरा फुली फिल्ड है उसमें। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें? डी में, 5s2 6s2 5d2, ये आएगा। तो इसमें क्या फंडा है कि इसमें वैलेंस सेल से पहले जो ऑर्बिटल आ रहा है वो आ रहा है आपका 4f ऑर्बिटल। और जिरकोनियम में क्या है? वैलेंस सेल से पहले s ऑर्बिटल आ रहा है। अब आप देख लो कि स्क्रीनिंग ज्यादा पुअर किसकी है? s ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग ज्यादा पुअर है कि f ऑर्बिटल की? एफ है ना। हाँ, f ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग बहुत पुअर है। तो f ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग पुअर है, इसलिए वो न्यूक्लियस के एट्रैक्टिव फोर्स को बहुत ज्यादा फिल्टर नहीं कर पा रहा होगा। जितना s ऑर्बिटल फिल्टर कर रहा होगा उतना f ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिल्टर ना के बराबर कर रहा होगा, है ना। इसलिए क्या हो रहा होगा? इस वजह से न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ गया होगा, बढ़ जाएगा किस पे? वैलेंस सेल पे। और न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पे अगर फोर्स बढ़ेगा तो वैलेंस सेल थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। और लगभग उसकी कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद उसका रेडियस ऊपर वाले एलिमेंट के रेडियस के लगभग बराबर हो जाएगा।